चलिए आज हम पढ़ते हैं भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन, फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। इसमें क्या होते हैं आगे हम पढ़ेंगे। जैसा कि हम जानते हैं फिजिकल के अंदर क्या होता है कि उसके प्रॉपर्टी में कोई चेंज नहीं होता है। जो उसका रियल शेप होता है उसे हम पुनः नहीं ला सकते हैं। लेकिन केमिकल के अंदर क्या होता है, उसमें हम कुछ चेंजिंग कर सकते हैं। जैसे दूध से दही बनना, ये हमारा केमिकल होता है। केमिकल चेंजेस यही होते हैं। दैनिक जीवन में हमें अपने आसपास बहुत से परिवर्तन दिखाई देते हैं। इन परिवर्तनों में एक या अधिक पदार्थ सम्मिलित हो सकते हैं। उदाहरण के लिए पानी। माताजी आपसे शीतल पेय बनाने के लिए पानी में शक्कर घोलने के लिए कहती हैं। शक्कर का विलयन बनाना एक परिवर्तन है। इसी प्रकार दूध से दही जमाना एक अन्य परिवर्तन है। कभी कभी दूध खट्टा हो जाता है। दूध का खट्टा होना एक परिवर्तन है। खींचा हुआ रबड़ बैंड भी किसी परिवर्तन को प्रदर्शित करता है। ऐसे 10 परिवर्तनों की सूची बनाइए जिसे आप अपने आसपास देखते हैं। इस अध्याय में हम कुछ क्रियाकलापों यानी प्रैक्टिकल करके इन परिवर्तनों की प्रकृति का अध्ययन करेंगे। जैसे भौतिक परिवर्तन। आइए हम समझते हैं क्रियाकलापों के द्वारा कि भौतिक परिवर्तन क्या है और कैसे होता है। कागज के एक टुकड़े को 4 वर्गाकार टुकड़ों में काट लीजिए। एक आप कागज लीजिए, कागज को 4 वर्गाकार स्क्वायर में आप काट लीजिए। फिर उसको एक टेबल पे रख दीजिए। फिर से उसे जोड़िएगा। लेकिन क्या होता है कि वो शेप तो दे देगा कि हाँ ये कागज़ था, लेकिन वो पुनः अपनी पुरानी स्थिति में नहीं आ सकता है। स्पष्ट इससे यह है, आप टुकड़े को पुनः जोड़कर मूल टुकड़ा नहीं बना सकते हैं। लेकिन क्या कागज़ के गुण में कोई परिवर्तन हुआ? नहीं। तो इसलिए ये हमारा भौतिक परिवर्तन होता है। दूसरा क्रियाकलाप देखते हैं। अपनी कक्षा के ब्लैक बोर्ड के आसपास फर्श पर चॉक पाउडर को एकत्रित कर लें अथवा चॉक के एक छोटे टुकड़े का चूर्ण या पाउडर बना लें। इस पाउडर में थोड़ा जल मिलाकर पेस्ट बना लें। इसे चॉक के आकार में बेलनाकार सूखने दें। क्या आप चॉक के चूर्ण से फिर चॉक बना सकते हैं? नहीं। तीसरा एग्जाम्पल हम समझते हैं क्रियाकलापों द्वारा। कांच या प्लास्टिक के कटोरे में थोड़ी बर्फ़ लीजिए। बर्फ़ के थोड़े से भाग के पिघलने तक बर्तन को धूप में रखें। अब आपके पास बर्फ़ और जेल का मिश्रण होगा। अब कटोरे को बर्फ़ और नमक में रख दें। क्या जल फिर से ठोस बर्फ़ बनेगा? नहीं। अब चौथा एग्जाम्पल देखते हैं। एक बर्तन को आप लीजिए, थोड़ा सा उसमें जल लेकर उसे उबालिए। गैस पे रखे उसे उबालिए। और कब तक उसे उबालेंगे? जब तक कि उसमें कोई भी बूंद पानी का ना बचे, वो पूरी तरीके से वाष्प के रूप में उड़ जाए। तो क्या वो पुनः फिर से हमें पानी के रूप में प्राप्त होगा? नहीं। अगला देखते हैं। आप एक हेक्सा ब्लेड लीजिए, उसके एक सिरे को आप ज्वाला में रखिए या गैस को जला के उसके एक सिरे को गर्म करिए। फिर थोड़ी देर बाद आप उसे हटा दीजिए। क्या वो पुनः अपनी पुरानी स्थिति में आ जाएगा? नहीं। पदार्थ की आकार, साइज, रंग और अवस्था जैसे गुण उसके भौतिक गुण कहलाते हैं। वह परिवर्तन जिसमें किसी पदार्थ के भौतिक गुणों में परिवर्तन हो जाता है भौतिक परिवर्तन कहलाता है। भौतिक परिवर्तन सामान्यतः उत्क्रमणीय होता है। ऐसे परिवर्तन में कोई नया पदार्थ नहीं बनता। अब हम दूसरे परिवर्तन पे विचार करते हैं, जो है रासायनिक परिवर्तन, केमिकल चेंजेस। लोहे के तो आपने बहुत सारी चीज़ें देखी होंगी, दरवाज़ा देखे होंगे, खिड़कियाँ देखी होंगी, उस पर जंग लगते हैं, भूरा कलर के जंग लग जाते हैं। तो क्या आपने देखा है या विचार किया उस पर कुछ? नहीं।
लोहे में जंग लगना एक ऐसा परिवर्तन है जिससे आप भली भांति परिचित हैं। यदि आप लोहे के एक टुकड़े को कुछ दिनों के लिए खुले में छोड़ दें तो इस प्रकार भूरे रंग के पदार्थ की परत जम जाती है। यह पदार्थ जंग कहलाती है और यह प्रक्रम जंग लगना कहलाता है। जैसा कि आपके घरों में कुल्हाड़ी होगी, हैमर होगा, इन सब चीज़ों को आप कुछ टाइम के कुछ दिनों के लिए बाहर रख दीजिए, खुले में हवा में छोड़ दीजिए, तो उसमें कुछ टाइम बाद आप देखिएगा कि उसमें एक ब्राउन कलर की लेयर चढ़ी होगी, उसे ही हम जंग कहते हैं। आइए हम कुछ ऐसे और परिवर्तन पर विचार करें जिनमें एक नए पदार्थ निर्मित होते हैं। मैग्नीशियम के जलते हुए फीते तार की ओर लंबी अवधि तक देखना हानिकारक होता है। शिक्षकों को बच्चों को बताना चाहिए कि वे जलते हुए मैग्नीशियम की ओर अधिक समय तक टकटकी लगाकर नहीं देखें। अब इसका हम उदाहरण के तौर पे देखते हैं कैसे जंग लगता है और कैसे क्या होता है। मैग्नीशियम की पतली पट्टी अथवा तार का टुकड़ा लीजिए, इसके सिरे को रगमाल से साफ कर लीजिए। सिरे को मोमबत्ती की लौ के पास लाइए। यह चमकदार श्वेत सफ़ेद प्रकाश देती हुई जलने लगी। पूरी तरह जलने के बाद कुछ श्वेत भस्म पाउडर शेष रह जाती है। क्या पाउडर मैग्नीशियम के तार जैसी लगती है? इस परिवर्तन को निम्नलिखित समीकरण द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, ये हमारा क्या बनाता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहा है, MgO। भस्म को एकत्रित करके इसमें जल की कुछ मात्रा मिलाइए। मिश्रण को अच्छी तरह हिलाइए। मिश्रण का लाल और नीले लिटमस पात्र में परीक्षण कीजिए। क्या मिश्रण लाल लिटमस को नीला कर देता है? क्या मिश्रण नीले लिटमस को लाल कर देता है? इस परीक्षण के आधार पर आप जलीय विलयन को किस रूप में वर्गीकृत करेंगे, अम्लीय अथवा क्षारीय? भस्म को जल में घोलने पर यह नया पदार्थ बनाती है। इस परिवर्तन को निम्नलिखित समीकरण द्वारा हम समझते हैं। मैग्नीशियम ऑक्साइड और जल से हमारा क्या बनता है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, MgOS। आइए कुछ और भी क्रियाकलापों को समझते हैं जो कि हमारा ऐसे संभव नहीं है, हमें प्रैक्टिकल लैब में ही करना पड़ेगा। किसी परख नली में लगभग 1 चम्मच सिरका लीजिए। इसमें टुकड़ी भर खाने का सोडा लीजिए। आपको एक बुदबुदाहट की ध्वनि सुनाई देगी और गैस के बुदबुदे बाहर निकलते दिखते हैं। इस गैस को चित्र में दिखाया गया है। इस गैस की व्यवस्था के अनुसार ताजे बने चूने के पानी में से गुजारिए। चूने के पानी में क्या परिवर्तन होता है? परख नली में परिवर्तन निम्न प्रकार से होता है। सिरका और खाने का सोडा, यह हमारा बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य पदार्थ। दूसरा उदाहरण देखते हैं हम रासायनिक परिवर्तन का। कांच के एक गिलास या कटोरे अथवा चौड़े मुंह की एक बोतल में लगभग आधा कप पानी लेकर उसमें 1 चम्मच कॉपर सल्फेट घोल लीजिए। इस विलयन में तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की कुछ बूंदें मिलाइए। आपको नीले रंग का विलयन मिल जाएगा। एक परख नली अथवा कांच की छोटी बोतल में विलयन का थोड़ा सा नमूना बचा लीजिए। शेष विलयन में एक कील अथवा उपयोग किए जा चुके ब्लेड का टुकड़ा डाल दीजिए। लगभग आधे घंटे तक प्रतीक्षा कीजिए। अब विलयन के रंग को देखिए। इसकी तुलना अलग से बचाए गए नमूने वाले विलयन के रंग से कीजिए। क्या आपको विलयन के रंग में कोई परिवर्तन दिखाई देता है? हाँ। कील अथवा ब्लेड को बाहर निकाल लीजिए। क्या इसमें कोई परिवर्तन दिखाई देता है? आपको जो परिवर्तन दिखाई देता है वो कॉपर सल्फेट और लोहे के बीच अवक्रिया के कारण
होते हैं। विलयन के रंग का नीले से हरा हो जाना एक रासायनिक परिवर्तन है। कार्बन डाइऑक्साइड और चूने के पानी के बीच अभिक्रिया निम्न प्रकार से होती है। कार्बन डाइऑक्साइड और चूने का पानी कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है और जल इसके साथ निकलता है। जब कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के पानी में प्रवाहित किया जाता है तो कैल्शियम कार्बोनेट बनता है, जिसमें चूने का पानी दूधिया, ये दूध के कलर जैसा हो जाता है। चूने के पानी का दूधिया हो जाना कार्बन डाइऑक्साइड का मानक परीक्षण है। आप इसका उपयोग अध्याय 10 में दिखाएंगे। जो पढ़ चुके हैं। श्वसन में जो वायु बाहर निकालते हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक होती है। कॉपर सल्फेट की लोहे के साथ अभिक्रिया से आयरन सल्फेट और कॉपर बने थे। ये दोनों नए पदार्थ थे। कॉपर लोहे के ब्लेड पर निर्वेक्षित हो गया था। क्रियाकलाप 6.8 में सिरका और खाने के सोडे की अभिक्रिया से कार्बन डाइऑक्साइड बनी थी, जिसने चूने के पानी को दूधिया कर दिया था। क्या आप इस अभिक्रिया में बनने वाले नए पदार्थ का नाम बता सकते हैं? जी हाँ, वह परिवर्तन जिसमें एक अथवा एक से अधिक नए पदार्थ बनते हैं रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। रासायनिक परिवर्तन को रासायनिक अभिक्रिया भी कहते हैं। रासायनिक परिवर्तन हमारे जीवन में अत्यधिक महत्वपूर्ण हैं। सभी नए पदार्थ रासायनिक परिवर्तनों के परिणाम स्वरूप ही बनते हैं। उदाहरण के लिए आइए हम इसका एग्जाम्पल देखते हैं। यदि किसी अयस्क में से धातु का निष्कर्षण करना हो, अयस्क क्या होता है? जो हम उस खदानों से लोहे के जो भी कुछ निकालते हैं उसे हम अयस्क कहते हैं। अयस्क लोहे का, तो हमें निश्चित क्रम में रासायनिक परिवर्तन करने पड़ते हैं। जो हम खदानों से अयस्क को निकालते हैं उसका परिवर्तन करते हैं, उसको हम रिफाइन करते हैं, फिर हमारा वो रासायनिक विधि से हम रिफाइन करते हैं और वे हमें लोहे के रूप में या हमें धातु के रूप में प्राप्त होते हैं। ऐसे तो हम किसी चीज़ को धातु बोल नहीं सकते हैं, लेकिन जब उसकी रिफाइनिंग हम कर देंगे तब वो हमारा धातु मिल जाएगा हमें। अब क्रियाओं की श्रृंखला होती है। उपयोगी नए पदार्थ जैसे प्लास्टिक और डिटर्जेंट को रासायनिक अभिक्रियाओं द्वारा ही बनाया जाता है। वास्तव में प्रत्येक नए पदार्थ की खोज रासायनिक परिवर्तनों का अध्ययन करके की गई है। हमने देखा कि रासायनिक परिवर्तन में एक या एक से अधिक नए पदार्थ निर्मित होते हैं। नए पदार्थ के अतिरिक्त रासायनिक परिवर्तनों में निम्न घटनाएं भी हो सकती हैं। पहला, ऊष्मा, प्रकाश अथवा किसी अन्य प्रकार के विकिरण का निर्मुक्त अथवा उसका अवशोषित होना, निकलना या बाहर जाना। ध्वनि का उत्पन्न होना, गंध में परिवर्तन होना अथवा किसी नई गंध का बनना, रंग में परिवर्तन होना, किसी गैस का बनना। आइए अब हम कुछ अन्य उदाहरणों पर विचार करते हैं। आपने देखा कि मैग्नीशियम के फीते यानी तार का जलना एक रासायनिक परिवर्तन है। कोयला, लकड़ी अथवा पत्तियों का जलना भी रासायनिक परिवर्तन है। वास्तव में किसी भी पदार्थ का जलना एक रासायनिक परिवर्तन है। जलने के साथ सदैव ऊष्मा का उत्पादन होता है। पटाखों का विस्फोट एक अन्य रासायनिक परिवर्तन है। आप जानते हैं कि ऐसे विस्फोटक से ऊष्मा, प्रकाश, ध्वनि और आरुचिक गैसें उत्पन्न होती है जो वायुमंडल को प्रदूषित करती हैं। इसलिए आपको पटाखे न जलाने की सलाह दी जाती है। जब भोजन सामग्री वासी हो जाते हैं अथवा सड़ गल जाते हैं तो उसमें से दुर्गंध आने लगती है। क्या हम इस परिवर्तन को रासायनिक परिवर्तन कह सकते हैं? जी हाँ। आत्मक आवरण, इसमें क्या है? ये जो हमारा आपने वायुमंडल में ओजोन की परत के बारे में अवश्य सुना होगा। यह हमें सूर्य के प्रकाश में उपस्थित हानिकारक परावैंगनी विकिरण से बचाती है। ओजोन परावैंगनी विकिरण को अवशोषित कर लेती है और ऑक्सीजन में परिणत हो जाती है।
ऑक्सीजन ओजोन से भिन्न होती है। क्या हम ओजोन के अपघटन को रासायनिक परिवर्तन कह सकते हैं? यदि ओजोन द्वारा परावैंगनी के विकिरण अवशोषित नहीं होती तो वह पृथ्वी की सतह पर पहुंचकर हमें और अन्य जीवों को हानि पहुंचाती। ओजोन इस विकिरण से हमें सुरक्षा प्रदान करने में प्राकृतिक आवरण की तरह कार्य करता है। संभवतः आपने देखा होगा कि जैसे सेब हम काट के रख देते हैं तो उसमें उसका कुछ टाइम तक हम रख देते हैं तो उसमें कलर बदल जाता है। ये भी हमारा एक रासायनिक परिवर्तन ही है। अब देखते हैं लोहे में जंग लगना। कैसे जंग लगता है, इसको हम जानने की कोशिश करते हैं। हम जंग लगने की घटना पर पुनः विचार करते हैं। यह एक ऐसा परिवर्तन है जो लोहे की वस्तुओं को प्रभावित करता है और धीरे धीरे उन्हें नष्ट कर देता है। चूँकि लोहे का उपयोग पुल, जहाज, कार, ट्रक आदि बनाने और जो रेलवे ट्रैक होता है इन सब के लिए हम करते हैं, अन्य कई वस्तुओं को बनाने के लिए भी किया जाता है। अतः जंग लगने के कारण होने वाली आर्थिक हानियाँ बहुत अधिक होती है। जंग लगने की प्रक्रिया को निम्नलिखित समीकरण द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। Fe लोहा, ऑक्सीजन O2 और जल H2O। इससे हमें क्या बन रहा है? आयरन ऑक्साइड Fe2O3। जंग लगने के लिए ऑक्सीजन और जल दोनों की उपस्थिति अनिवार्य है। वास्तव में यदि वायु में आर्द्रता की मात्रा अधिक है अर्थात नमी अधिक हो तो जंग जल्दी लगता है। इसलिए मेरी सहेली रीता सदैव लोहे की वस्तु में जल्दी जंग लगने की शिकायत करती है क्योंकि वह समुद्र तट के निकट रहती है। हम जंग लगने से रोकथाम कैसे करते हैं? लोहे की वस्तुओं को ऑक्सीजन अथवा जल अथवा दोनों के संपर्क में आने से बचाकर ही ऐसा किया जा सकता है। इसका एक सरल उपाय उन पर पेंट अथवा ग्रीस की एक परत चढ़ाना है। वास्तव में लोहे की सभी वस्तुओं पर नियमित रूप से पेंट अथवा ग्रीस की परत चढ़ाते रहना चाहिए जिससे उनमें जंग लगने को रोका जा सके। एक अन्य उपाय लोहे के ऊपर क्रोमियम अथवा जस्ता जैसी लेपिंग की जाती है यानी कोटिंग की जाती है। उन्हें हम गैल्वेनाइजिंग कहते हैं। स्टेनलेस स्टील लोहे में कार्बन और क्रोमियम, निकिल तथा मैग्नीज जैसी धातुओं को मिलाकर बनाया जाता है। इसमें जंग नहीं लगता। आइए अब हम पढ़ते हैं इस चैप्टर में क्या क्या सीखा है, इसको भी थोड़ा जानते हैं। परिवर्तन दो प्रकार के हो सकते हैं, भौतिक अथवा रासायनिक। भौतिक परिवर्तन में पदार्थों के भौतिक गुणों में कुछ परिवर्तन होते हैं। इन परिवर्तनों में कोई नए पदार्थ नहीं बनते। ये परिवर्तन उत्क्रमणीय हो सकते हैं। रासायनिक परिवर्तन में नए पदार्थ बनते हैं। कुछ पदार्थों को क्रिस्टलीकरण के रूप के द्वारा उनके विलयनों से शुद्ध अवस्था में प्राप्त किया जा सकता है।